मोदी जी उनको रिजर्वेशन नहीं देना चाहते जो लोग बहुत शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हैं, सामाजिक दृष्टि से पीछे हैं, आर्थिक दृष्टि से जो पीछे हैं और जिन लोगों की आवाज नहीं है, उन लोगों को रिजर्वेशन देने के लिए मोदी तैयार नहीं है। तो उनको झुकाना है। उनको अगर आप यूनिटी के साथ ये बताना है कि हम भी कुछ कम नहीं है, हम सब लोग मिलके हमारी लड़ाई हम खुद करेंगे और जो बैकवर्ड क्लास चाहता है वो हासिल करके रहेंगे। ये अपना एक जिद होनी चाहिए। मोदी साहब बोलते हैं जब वो पहले अपर कास्ट में थे, लेकिन बाद में जब वो चीफ मिनिस्टर बने, अपना नाम उन्होंने अपने कम्युनिटी का नाम उन्होंने बैकवर्ड लिस्ट में डलवा लिया। किसी को पता ही नहीं चला। हम लोगों को भी पता चला जब वो एमपी बने और प्राइम मिनिस्टर बने और उन्होंने शुरू किया अपनी चालबाजी। हर जगह बैकवर्ड में गए तो मैं बैकवर्ड हूं बोलना। भाइयों और बहनों, मैं बैकवर्ड का आदमी हूं। ये कांग्रेस वाले मुझे सता रहे हैं। अरे हम कहां सता रहे भाई, तुम सबको सता रहे हैं। तुम सबको सता रहे, सबको मट्टी में मिला के तुम अकेले जिंदा रहना चाहते हैं और ये नहीं चलेगा। चल गया एक बार, दो बार, तीन बार चल गया, इसके आगे नहीं चलेगा, क्योंकि वो हमेशा झूठों के सरदार है। झूठ बोलना ही उनका काम है। लेकिन लोगों में चीड़ क्यों नहीं आ रही, मेरे को समझ में नहीं आया। 2 करोड़ नौकरी दे दो बोले, झूठ बोले। 15 लाख में काला धन बाहर से लाके पैसे दूंगा बोले, वो भी झूठ बोले। एमएसपी का बोले, वो भी झूठ बोले। मैं बैकवर्ड क्लास का इनकम बढ़ाऊंगा बोले, कहां बढ़ाए भाई, वो भी झूठ बोले। हर चीज मोदी जी झूठ बोलते रहते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं मोदी जी ये झूठों के सरदार है। अपने जीवन में खासकर पार्लियामेंट जैसे एक सदन में वो झूठ बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? लोग उसकी परीक्षा नहीं करते। आप लोगों को समझाना चाहिए यह आदमी झूठा है, देश को गुमराह कर रहा है। और झूठ बोलने वाले प्राइम मिनिस्टर देश का और समाज का कभी भला ही नहीं कर सकते। और आरएसएस, बीजेपी ये जाहिर देने वाला है। और कोई बोलेगा हमारे में से कोई आदमी, साहब देखेंगे बीजेपी आरएसएस कैसी है। मैं बोलता हूं भाई वो विष है, चाटो मत। अगर वो बोला नहीं साहब जरा चाट के देखता हूं विष है क्या नहीं, अरे एक बार चाटे तुम खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। विष की परीक्षा करते हैं, इसीलिए वो लोग तुमको डिवाइड करेंगे। आप हिम्मत के साथ एक होकर अगर एससी, एसटी, माइनॉरिटीज और अपर कास्ट के भी जो जैसे देश को बनाने में भी बहुत से लोग थे, ऐसे लोग हमारे साथ अगर जुड़ गए तो कांग्रेस पार्टी को कोई हिला नहीं सकता। और देश को बनाने में हमारा जो कांग्रेस पार्टी की देन है वो उसको कोई नकार नहीं सकता। सब कुछ
ये 52% के लोग ही की है। और खास करके हमने जो घोषणा पत्र में खास करके राहुल गांधी जी सबसे पहला ये बीड़ा उठाया था। क्या है? उन्होंने ये कहा कि ओबीसी की जातीय जनगणना होनी चाहिए। ये दूसरा कोई नहीं बोला, किसी के पास हिम्मत नहीं थी, सिर्फ एक ही आदमी घोषणा पत्र में भी कहा और खुले आम सबको उन्होंने कह रहा है। तो ऐसे लोगों के साथ जाना चाहिए। किनका साथ जाना? अरे तुम्हारे पास टिफिन गिफिन करके नहीं आए क्या? अरे राहुल गांधी का साथ दो, देंगे ना? जो देने वाले हाथ उठाओ। देखो, दो आदमी, जो आदमी अपर कास्ट का होके अगर बैकवर्ड को साथ देता है, उनके वजह से गालियां खाता है, शेड्यूल कास्ट के लोगों को सपोर्ट करता है, दीन दलितों को सपोर्ट करता है, तो उसका साथ नहीं देंगे तो किसका देंगे? जो अपने घर भर लेने वालों को, देश को तोड़ने वालों को, समाज को तोड़ने वालों को। इसीलिए मेरा आपसे विनती है कि आज हम आप सब की लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी, हम कांग्रेस के जितने भी नेता लोग हैं वो सब लड़ रहे हैं। तो 11 साल तक ये जो गवर्नमेंट आई है, इस गवर्नमेंट को एक चुप बैठो भाई। देखो, 11 साल से मोदी गवर्नमेंट ने कोई ठोस कदम बैकवर्ड के बारे में नहीं उठाया, शेड्यूल कास्ट के बारे में नहीं उठाया, महिलाओं के बारे में नहीं उठाया। सिर्फ तकरीर करना। भाइयों और बहनों, मैं इसलिए उन्होंने यहां तक बोला, मैं अपने माँ बाप को पैदा नहीं हुआ, भगवान ने मुझे भेजा बोला। क्या क्या बोलते वो बायोलॉजिकल। अरे बैठो भाई, तुम्हारे पास जोश रहता है, लेकिन समय पे आप वो जोश नहीं दिखाते। अब दिखा के तो वो बोलते, खुद बोले सो, मैं नहीं भाई। तो वो बोले कि मैं एक बायोलॉजिकल बेटा हूं, नॉन बायोलॉजिकल। तो मैं कैसा पैदा हुआ, कहां से आया, मुझे मालूम नहीं, भगवान ने मुझे भेजा। अरे ये संत तुकाराम ने बोला है, सुने संत तुकाराम का नाम? सुने? संत तुकाराम ने बोला, नवसे पुत्र कन्या असती तर पति लागणे काय कारण। अगर भगवान की सिर्फ ऐसा ही पूजा करते फिरते तो आपको बच्चे कैसा पैदा होते हैं? शादी कर लेना पड़ता भाई। शादी के बाद और रस्म रहते हैं, वो सब करने के बाद आपको बच्चा होते हैं। चुप ऐसा भगवान को ऐसा नमस्ते करने से, घर पे सोने से नहीं होता। तो ये नेता तो ऐसा बोल रहा है कि मुझे ने भगवान को पैदा किया। अरे अगर ऐसे लोग देश चलाते हैं, क्या इनके पास शास्त्रीय ढंग का विचार है? जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास था, जो शास्त्रीय विचारधारा थी, जो आइडियोलॉजी थी, उस आइडियोलॉजी का एक अंश तो इसके पास है। मैं बैकवर्ड हूं,
तो बैकवर्ड के लिए क्या करना, ये कभी इसने सोचा? सबका साथ, सबका विकास और सबका सत्यानाश। एक बात मुझे याद आ रही है, एक मंदिर के पास हर सोमवार को दो लोग ठहरते थे, एक था मुसलमान, एक था हिंदू। तो बोलता था, वो जा गए सोमवार के दिन, वो बोलना कि वहाँ ठहरना, भगवान के नाम से पैसे दो, भगवान के नाम से दान दो, भगवान के नाम से दान दो बोलता। और दूसरा, जब वो फ्राइडे के दिन नमाज को जाते थे, जाने के बाद वहाँ मस्जिद के सामने ठहर के अल्लाह के नाम से पैसे दो, अल्लाह के नाम से पैसे। तो लोग एक दिन दो दिन देखे, उसके बाद बोले भाई रोज ऐसा ही कर रहे हैं लोग, कुछ देना नहीं करना नहीं। तो वो भूखे प्यासे धूप में ठहरे 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 ठहर के आखिरी में चक्कर आकर वो मोरी में गिर गए। क्या बोलते उसको, मोरी ना, नाले में गिर गए। गिरने के बाद एक की टांग टूटी। लोग बोलने लगे, अरे अरे बेचारे की टांग टूटी, उठाओ उठाओ। तब किसी ने दूध लाया, किसी ने ब्रेड लाया, किसी ने पैसे दिया, उठाकर उसको रिक्शा में डालकर लेके जाए। तो उसकी तबीयत बाद में हॉस्पिटल में जाने के बाद पूछे, अब कैसे हो? बोला, साहब ठीक हो, अल्लाह देता भी है लेकिन टांग तोड़ के देता है। तो उन्हें बोला, अब मालूम हुआ मुझे, अल्लाह देता है लेकिन टांग तोड़ के देता है। तो इसीलिए भाइयों, अल्लाह देता है सब कुछ, सरकार भी देती है, हमारी पार्टी भी करती है, हमको मेहनत करना पड़ता है। इसीलिए मैं ये बोल रहा हूं, एग्जाम्पल, बैठे जगह सब कुछ नहीं मिलता, कभी लेना पड़ता है, कभी ऐसा हाथ जोड़ के लेना, कभी मांगना पड़ता है, कभी छीनना पड़ता है। ये राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई, वो भी सीखी, जनगणना की, तब मोदी जी ये कह रहे हैं कि मैं आने वाले सेंसस में बैकवर्ड क्लास का जनगणति का काम करूंगा। देखो, उनको मालूम हो गया, नहीं तो आज नहीं कल बैकवर्ड क्लास के लोग उठेंगे और उसकी कुर्सी छीन लेंगे। इससे बेहतर है पहले ही हम भी करना। तो उन्होंने अब डाला है, लेकिन कहां तक पहुंचा था मालूम नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो कहा पहले कि, और उनके जो आरएसएस के लोग हैं वो पहले ही बोले थे, और मोदी जी भी पहले इम्प्लीमेंट करे। 75 साल होने के बाद कोई पावर में नहीं रहना, तो इसीलिए तो उन्होंने अडवाणी को घर बिठाया, मुरली मनोहर जोशी को घर बिठाया। कितने लोग थे, मैं आपको मालूम है मेरे से भी ज्यादा, यहाँ यूपी, बिहार और हिमाचल, हरियाणा, यहाँ के सब लोग वहां। तो वो बोले कि इसीलिए वो मार्गदर्शक बन के रहेंगे। अब इनके 75 खत्म हो रहा है, इन्हों कब बाहर निकलेंगे, ये मुद्दा हमारे सामने भी है। क्या इन्हों निकलेंगे? इन्हों सबको तोड़ मोड़ के, उनके जो खबर रहती ना, खबर के ऊपर बैठेंगे। मोदी जी, उनको देश के बारे में कुछ नहीं, सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता है। और बाकी के विषय मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता हूँ, मैं पार्लियामेंट में बोलूँगा। जो भी पहलगांव का है, सिंदूर का है, और जो हमारे ट्रंप ने इतने बार बोला, 25 बार बोला, मैंने सुलह कर दिया, सुलह कर दिया, सुलह कर दिया।
हमारे मोदी साहब चुप बैठे, मुंह से बात ही नहीं निकल रही। तो जैसा कि महात्मा गांधी जी ने इनका एक स्टोरी बनाया ना, मैं बुरा नहीं सुनूंगा, मैं बुरा बात नहीं करूंगा, मैं बुरा देखूंगा नहीं, ऐसा मोदी चुप बैठे हैं, सवाल का जवाब नहीं दे रहे। अरे 25 बार अगर एक आदमी हमारे देश के बारे में यह कहता है कि मैंने सुलह कर दिया पाकिस्तान और हिंदुस्तान को, ये कहता है, तो आपको क्या, आप जबान बंद है आपकी? आप मुक्के हो, बहरे हो, अंधे हो, क्या हो? इधर देश की रक्षा नहीं करते, इधर सामाजिक रक्षा नहीं करते, समाज के लोगों को उठाते नहीं और उनकी मदद नहीं करते, आरएसएस के पास फिरते रहते हो। सभी नौजवान से कहूंगा, 18 साल के ऊपर जितने भी हमारे नौजवान हैं, वो सभी वोटर लिस्ट में आए जैसा करो और घर घर जाके अपने वोटर्स को मजबूत बनाओ। और जो वोटर लिस्ट में वो डिलीट करने का काम वो कर रहे हैं, आज ही उन्होंने नया एक खुलासा किया, नोटिफिकेशन, सिर्फ हम बिहार ही नहीं कर रहे, सारे हिंदुस्तान में हम करेंगे। आज ही उन्होंने कहा, उसका नोटिफिकेशन आया। तो गरीबों को खत्म करना चाहते हैं। ये तो पहले तो बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट और महिलाओं को वोटिंग पावर देने के लिए आरएसएस, बीजेपी, हिंदू महासभा तैयार नहीं थी। ये जो मिला आपको अडल्ट फ्रेंचाइज, वो सिर्फ जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर अंबेडकर के वजह से मिला और किसी से नहीं। उन्होंने आर्गुमेंट किया, भाई इस देश में सारे गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, ये क्या टैक्स देते? इनके पास कुछ है। इसीलिए उन्होंने बोला, हर आदमी हिंदुस्तान में जो भी पैदा होता है 21 साल का हो, उसको वोटिंग की राइट देना चाहिए। ये उन्होंने कहा और आज सबको मिला। अब इन्होंने वो वोटर लिस्ट को बदलकर, छीनकर हमारे है सो नुमाइंदगिरी को भी खत्म करना चाहता है। आप लोग एक हो जाओ, एक होकर सबसे मिलो और सबसे ज्यादा सामाजिक न्याय की जरूरत है। आर्थिक न्याय ये तो है, लेकिन शैक्षणिक, सामाजिक इसका जरूरी है। तो इसीलिए नेहरू जी भी ये बात कहे थे, दुनिया में आज सबसे जोरदार मांग सामाजिक न्याय और समानता की है। ये काम हमें योजना बनाकर वैज्ञानिक तरीके से करना होगा। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात है, उस वक्त की, 1951 की उन्होंने ये बात की। इसीलिए हमको एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, छोटे मोटे लोगों को लेके आगे बढ़ना है और सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, इन चीज़ों को लेकर हमको आगे बढ़ना है। तो भाइयों, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि जो लोग आपके साथ है, आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है, उनका साथ लो, आगे बढ़ो और हम आपके साथ हैं। कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, राहुल गांधी आपके साथ है। हम सब मिलके जो भी समस्या है, हम बराबर आपके लिए लड़ते रहेंगे। आप एक होकर आगे बढ़ो, समाज के सभी वर्गों को मदद करो और देश को और प्रगति पथ पर लाओ। ये कहकर
मेरे भाषण को मैं समाप्त करता हूं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।